Press the bell icon on the YouTube app to never miss a video from News Laundry. नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में हमारे साथ इस हफ्ते 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया के फॉरेन अफेयर एडिटर उमा शंकर सिंह हैं। उमा शंकर जी, स्वागत है आपका न्यूज लॉन्ड्री पर। जी शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ न्यूज लॉन्ड्री के एसोसिएट एडिटर हमारे मेघनाथ भी हमारे साथ है। मेघनाथ, आपका भी स्वागत है। नमस्ते सर। और साथ में हमारे न्यूज लॉन्ड्री के कॉलमनिस्ट स्तंभकार हमारे आनंद वर्धन है। आनंद, आपका भी स्वागत है। हाँ, नमस्कार। तो इस हफ्ते की हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उसके पहले मैं जल्दी से एक बार जो विषय हैं इम्पोर्टेंट इस हफ्ते जो बड़े उठापटक या घटनाएं हुई हैं उनके बारे में आपको सरसरी तौर पर एक जानकारी दे दूं। इसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक तो आप लोगों को सबको पता है कि पश्चिम बंगाल में एक बड़ा तूफान आया पिछले हफ्ते, अम्फन तूफान। उसकी वजह से काफी तबाही हुई है। तो एक ये बड़ा एक मुद्दा है हमारी बातचीत का। और इसके अलावा एक ये जो ततैयों का लोकस्ट का अटैक का एक बड़ी घटना सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि पिछले 30 साल में इतना बड़ा जो हमला हुआ है लोकस्ट का, इन कीड़ों का पहली बार हुआ है 30 साल में इतने बड़े पैमाने पर। पाकिस्तान की तरफ से ये बड़ी संख्या में आए हैं ततैये। तो इनका असर देश के करीब 5 राज्यों में बुरी तरह से पड़ा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में। तो इससे जो पैदा स्थिति है उसके बारे में हम बात करेंगे। पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी सर, पाकिस्तान की कॉन्स्पिरेसी। सर एक चीज पूछनी थी इसके बारे में, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। अर्नब गोस्वामी ने इसके लिए कुछ वर्ड यूज किया था, टिड्डी। हाँ, टिड्डी बोलते हैं, टिड्डी दल। ओ अच्छा, हाँ नहीं, बस यही पूछना था, टिड्डी बोलेंगे, टिड्डी। तो हालांकि कुछ एक कहीं और एक रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी तो उस पे एक किसी टीवी चैनल या वेबसाइट पे था, तो उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से हनीमून मनाने भारत आते हैं ये। बहुत बड़ी मतलब घर वापसी की भी कंट्रोवर्सी है अभी। तो ये इसके अलावा असम में इस समय बाढ़ की स्थिति है। कुछ इलाकों में 7 जिले वहां पर बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। और इसके अलावा पिछले हफ्ते भारत और चीन के बीच में एक बार फिर से सीमा का विवाद उभर कर सामने आया। एक बार फिर से खबरें हैं कि चीनी जो सैनिक हैं उन्होंने भारतीय सीमा में लेह लद्दाख के इलाके में घुसपैठ की है और इसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से, दोनों तरफ के सैनिकों के बीच में हाथापाई की नौबत आई है। और पहली बार कुछ वीडियो भी ऐसे सामने आए हैं जो कि जिसमें ये दिख रहा है कि बहुत हिंसक तरीके से दोनों पक्षों के बीच में बर्ताव हुआ है, झगड़े हुए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि इस पर विस्तार से बात करें क्योंकि हमारे साथ उमा शंकर भी हैं, उमा शंकर सिंह, जो कि लंबे समय से विदेश मामलों को कवर करते रहे हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे और इसके तमाम पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सॉरी, एक इंटरप्शन करना था अतुल सर, कोविड से रिलेटेड है। ये एक न्यूज आइटम था कि कल सबसे बड़ा बिगेस्ट सिंगल डे स्पाइक दिखाई पड़ा कोविड-19 केसेस का, जो 7,466 केसेस से बड़ा है और हमारे अभी केसेस 1,65,000 से ऊपर चले गए। हाँ, तो इस पर हम कोविड के ऊपर बात करेंगे क्योंकि उससे जुड़े कई सारे घटनाक्रम हैं। मसलन जो ट्रेनें चल रही हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, उनमें जो देरी हो रही है, उनमें लोगों की मौतें हुई हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर एक बार देखेंगे कि हम और क्या सूरत हाल बनकर सामने आ रहा है। इसके अलावा भारतीय जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसने फिर से ये सारी उड़ान सेवाएं शुरू कर दी हैं। तो अब लोग फ्लाइट के जरिए भी आना जाना लोगों का शुरू हो गया है और इसमें कई चीजें हैं, मसलन कि फुल स्ट्रेंथ में फ्लाइट जा रही हैं, जैसे कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको अभी उसका पालन उस तरीके से नहीं किया जा रहा क्योंकि 3 जो सीटें होती हैं उन तीनों सीटों पर सारे पैसेंजर फुल जितनी कैपेसिटी है उसकी लेकर फ्लाइट चल रही हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी का एक बयान पिछले हफ्ते आया, उस बयान के ऊपर हम काफी राजनीतिक विवाद पैदा हुआ और बयान वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र की जो सरकार है उसमें हम केवल एक सहायक की भूमिका में है, सपोर्टिंग रोल में है, हमारी कोई सीधी भूमिका नहीं है। हालांकि वो वहाँ के
कोलिशन गवर्नमेंट में शामिल हैं, उनके मंत्री हैं, लोग शामिल हैं। और ये बात पूरी आई एक्चुअली इस कॉन्टेक्स्ट में कि वहां पर जो कोविड से पैदा स्थितियां हैं, कोविड-19 की वजह से, तो महाराष्ट्र सबसे जो बुरी तरह से वर्स्ट प्रभावित जो इलाका, जो क्षेत्र है उसमें है, और वहां पर बहुत ही बड़ा प्रकोप देखने को मिला है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने शायद ये बात कही, तो हम बात जो कोशिश करेंगे कि इस पर भी बात करें। इसके अलावा उत्तराखंड में जंगलों में आग लगने वाली की घटना है, जो कि हर साल हम देखते हैं अलग अलग तरीके से इस पर होती है, इस बार फिर से हुई है। उसमें कई सारे विवाद भी जुड़े हैं, मसलन फेक न्यूज का भी एक हिस्सा सामने आया, और साथ में इवांका ट्रंप के ऊपर को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। उसके साथ ही हमारे भारत के तमाम नेताओं को बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। ये मामला है ज्योति पासवान नाम की एक 15 साल की बच्ची, जो कि गुड़गांव से अपने पिताजी को साइकिल पर बिठाकर करीब 1200 किलोमीटर की यात्रा करके दरभंगा पहुंची थी, और उसके बाद उसके इस त्रासदी पर कहेंगे, या उसके साथ जो ये मजबूरी में जो ये उसने कदम उठाया, उसको कई तरह से लोगों ने महिमा मंडित करने की कोशिश की, या उसको बढ़ा चढ़ाकर और तारीफ करने की कोशिश की, जबकि उसमें ऐसा कुछ था नहीं। तो इस पहलू पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो कि सर एक और मैं न्यूज आइटम ऐड कर दूं, इफ यू डोंट माइंड। हाँ, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। कल अमेरिका में कुछ रायट टाइप सिचुएशंस हो गए मिनेसोटा में। एक जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक आदमी को एक पुलिस ऑफिसर ने गला घोट के नी से मार दिया, और उसकी वजह से काफी, और वो वीडियो वायरल चला गया था, तो उसकी वजह से कुछ राइटिंग टाइप सिचुएशन हो गया है। और ट्रम्प ने भी ट्वीट किया है, और बहुत अग्रेशन बढ़ रहा है। तो वो आई थिंक एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थी जो मैं सोचा मेंशन कर दूं। ठीक बात है। तो समय के हिसाब से हम इन सब विषयों पर देखेंगे कि कैसे बात हो सकती है। तो सबसे पहला जो इशू है वो जो भारत चीन के बीच में विवाद की स्थिति चल रही है, उसी से मैं शुरू करना चाहूंगा। एक तो ये जो पूरा विवाद शुरू हुआ है, लंबे समय से भारत और चीन के बीच में सीमा का विवाद चल रहा था। तो उमाशंकर से मैं पहले जानना चाहूंगा कि ये जो शुरुआत हुई है पिछले 5 मई से को ये सामने आई घटना कि बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान चीनी सैनिक घुस गए भारत के इलाके में, और पहली बार एक हिंसक टकराव दोनों पक्षों की तरफ से दिखा, जिसमें ये बताया गया कि दोनों तरफ के मिला के 100 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं, चोटें आई हैं लोगों को। तो ऐसी स्थिति 62 के वॉर के बाद भारत और चीन के बीच में हिंसक टकराव की नहीं आई थी। तो ये कितनी बड़ी समस्या है उमाशंकर, मुझे लगता है कि इस पर थोड़ा सा आप रोशनी डालें, और उसके बाद हम इस विषय को फिर और विस्तार में जाएंगे। जी बिल्कुल। मैं इस बारे में जो अभी मौजूदा जो हालात हैं उस पे आने के पहले थोड़ा सा अनुभव आपके साथ साझा करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे एक मौका मिला था सन 2000 में, यानी कि अब से 20 साल पहले, इन इलाकों में जाने का और जाकर रिपोर्ट करने का। तो उस समय मैं थाकुन ऑब्जर्वेशन पोस्ट तक गया था, जो कि पैंगोंग सो, जहाँ पे कि अभी आप सुन रहे हैं कि झगड़े का जो पूरा जड़ है उस इलाके में है, वहां मैं गया था। और वहां से मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उस समय जो स्थिति थी वो क्या थी। तो उस समय जो आर्मी के ऑफिसर्स थे वहां पे, चाहे वो चुसूल में हो, चाहे वो थाकुन ओपी पे जो मुझे ब्रीफ दिया गया, या फिर जो कारू में 3 डिव था उस समय, कोर रेज नहीं हुआ था, और शेरू थपलियाल जी जो कि एक्सपर्ट के तौर पे बहुत सारे मीडिया संस्थानों में आते हैं, उस समय GOC 3 डिव शेरू थपलियाल जी थे। तो बहुत ही लंबी एक मैंने रिपोर्ट वहां पे बनाई थी, और जो समझने को मिला था वो ये मिला था कि जब LAC खींची गई थी तो बहुत ही छोटे से नक्शे पे थिक स्केच पेन का इस्तेमाल हुआ था। तो बहुत ही टेक्निकल बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। ये शायद आपको गूगल पे ना मिले, या कहीं किसी और तौर पे जिक्र मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन क्योंकि मुझे सीधे तौर पे वहां के आर्मी ऑफिसर्स के जरिए, और बल्कि मैप पे मुझे दिखाया भी गया कि किस तरह से वो जो थिक स्केच पेन है वो ग्राउंड पे 4 से 6 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बन जाती है जब उसका ग्राउंड मेजरमेंट करते हैं। तो अब समस्या ये है कि जो पट्टी का जो आखिरी हिस्सा है, यानी अगर हम पश्चिम की तरफ हैं तो पूरब की तरफ के पट्टी के आखिरी हिस्से को हम मानते हैं कि वहां तक हमारी टेरिटरी है, और हमारा जो पेट्रोल है वहां तक जाता है। वो मानते हैं कि जो वो अगर पश्चिम की तरफ है तो पूर्वी छोर को वो मानते हैं कि अपना ये उनकी टेरिटरी है, और वहां तक वो आके उनका कंट्रोल है उस इलाके में, और यहाँ तक आकर वो पेट्रोल करते हैं। तो ये तो बात हो गई एक इंटरेस्टिंग बात। दूसरी इंटरेस्टिंग बात इससे जुड़ी हुई जो बताई गई वो ये
कि अमूमन होता यह है कि जब पेट्रोल पार्टीज, मैं 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, पेट्रोल पार्टीज आपस में आती हैं, मिलती हैं चीन और भारत की तरफ से, तो जो जहां होता है, क्योंकि 1993 का बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट जो है वो एक बेस है, उस बेस की वजह से ही चाहे जितनी भी तनाव हो जाए लेकिन गोलियां नहीं चलती। अव्वल तो उसका एक रीजन ये है कि एलओसी की तरह यहाँ आई बॉल टू आई बॉल भारत और चीन के जो सैनिक है वो नहीं बैठे हुए हैं कुछ एक बिंदुओं को छोड़कर। तो लेकिन वो जो 1993 का जो एक बेस जो अग्रीमेंट है जिसके जरिए किसी भी तरह की समस्या का जो समाधान है वो मिलिट्री से आगे हटकर राजनयिक जरिए से होना है, और वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के लेवल तक आता है, और फिर दोनों देशों की जो राजनीतिक नेतृत्व है वो बात करके उसको सुलझाती है। तो तमाम तरह के प्रोवोकेशन के बावजूद उस समय तक हालत ये थी कि जो भी दल आता था तो वो चाइनीज अगर सैनिक हमारे इलाके में आए तो हम लोग की तरफ से की जो पेट्रोल की जो पार्टी होती थी वो अपने हाथ में तख्ती रखती थी जो चाइनीज में लिखा होता था कि यू आर इन आवर टेरिटरी। उधर से वो हिंदी या अंग्रेजी में तख्ती रखते थे कि यू आर इन आवर टेरिटरी, और फिर उनके बीच आपस में बहसबाजी होती थी। वो चाइनीज में बोलते थे, इधर से कोई यूपी का सैनिक है तो अपना यूपी में की भाषा में, हिंदी में या जो भी लैंग्वेज में बात, वो बहसबाजी हुई और फिर अपने अपनी जगह से लौट जाते थे। अब जो स्थिति आई है उसमें बड़ा बदलाव ये देखने को आया है कि वो बात सिर्फ 4 या 6 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी के बीच में सिमट कर नहीं रह गया। हमने सुना कैसे 17 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, अभी सुन रहे हैं कि 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। ग्राउंड पे क्या वस्तु स्थिति है वो अभी साफ नहीं है, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि बहुत अंदर तक उनकी तरफ से घुसने की कोशिश होती है। कई बार वो घुस आते हैं, टेंट लगाते हैं और लंबे समय तक वहां बने रहते हैं, फिर जाकर कोई एक समझौता होता है, एक बातचीत के जरिए रास्ता निकलता है। तो फिर जैसा कि हमने डोकलाम में देखा कि ये रास्ता निकला जिस तरह के दावे किए गए दोनों तरफ से। तो अब स्थिति जो है वो इस रूप में ज्यादा गंभीर हो गई है क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जी कुछ चौकियां भी ध्वस्त कर दी हैं चीनी सैनिकों ने भारत की साइड की, ऐसा भी जानने को मिला। जी देखिए, ये बातें जो है वो आधिकारिक तौर पे नहीं कही जा रही हैं, और कल भी जब यहाँ विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी तो उसमें यही कहा गया था कि हम लोग लगातार सैन्य मैकेनिज्म या जो राजनयिक मैकेनिज्म है उसके जरिए हम चीन के साथ इस मामले को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि एक ऐसा गंभीर मसला है अभी एलएसी पर, और खासतौर पे इन इलाकों में जिसका जिक्र आपने किया, ये जो चुशुल का इलाका है। तो और उसके पीछे की जो वजह है ये भी बताई जाती है कि ये दौलत बेग ओल्डी का मामला हो या गलवां घाटी का, तो वहां जो भारत का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मैं एक बात आपको और बता दूं, मुझे नहीं पता कि समय सीमा क्या है इस पॉडकास्ट की, लेकिन मेरे पास अपने अनुभव शेयर करने को बहुत कुछ है। जब मैं गया था सन 2000 में, तो कारू से जब हम चले थे तो हम पहले तांगसे पहुंचे थे। तांगसे से करीब 80 किलोमीटर आगे चुशुल है और वो थाकुन ऑब्जर्वेशन पोस्ट है। तांगसे के आगे हमारे पास कोई सड़क नहीं थी चलने को, तो जो पहले से जो 3 टन ट्रक बोलते हैं आर्मी की भाषा में, उनके जो टायरों के निशान थे उसको फॉलो करते 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 हम थाकुन ओपी तक पहुंचे थे, चुशुल कैंप तक पहुंचे थे, फिर वहां से हम थाकुन ओपी तक गए थे। उस समय एक बात ध्यान में आई कि आखिरकार हमारी तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है, सड़क निर्माण का काम है, वो क्यों नहीं इन इलाकों में हो रहा है। और अब पिछले 10 सालों में ये देखने को आ रहा है कि उन इलाकों में भारत जो है वो अपना डेवलपमेंट कर रहा है, सड़कें बना रहा है, और सड़क बनाना और एक पुलिया बनाना, जो अभी के विवाद के जो जड़ में जो बात सामने आ रही है वो ये भी है, क्योंकि भारत ने अपनी तरफ से जो अपना इलाका है तो अपनी गतिविधियां तेज करेगा। वो चाहेगा कि हम वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा डेवलप करके रखें कि हमें किसी भी मौके पे किसी भी तरह की, चाहे वहां की कोई सिविलियन आबादी हो या फिर हमें अपना किसी तरह की रसद या किसी तरह की आपूर्ति भेजनी हो तो हम भेज पाए। दूसरी अहम बात की 2014 में जब मैं तिब्बत गया था, तिब्बत जाने का मौका मिला था, तो आपने देखा है कि लासा तक तो ट्रेन वैसे ही आ गई है। उसके अलावा निंगची और सिगाकजे 2 ऐसे पॉइंट हैं जहां पे चीन अपनी रेल लेके आ रहा है, और एक भूटान बॉर्डर के पास है, एक अरुणाचल बॉर्डर के पास है। तो उनकी तरफ से रेल का विस्तार इस तरह से हो रहा है कि वो कभी भी किसी भी लेवल का डिप्लॉयमेंट जो है वो इन बॉर्डर के इलाकों में कर सकते हैं। भारत ने देर की है, लेकिन भारत की तरफ से भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम इन इलाकों में चल रहा है, और ये बात चीन को नागवार गुजर रही है। और इसलिए अभी का जो ये जो स्टैंड ऑफ बना है उसके पीछे बड़ा रीजन ये भी बताया जा रहा है कि भारत क्योंकि अपनी तैयारियां कर रहा है। इसका एक और पहलू है जिस पर मैं आनंद और मेघनाथ को भी जोड़ना चाह रहा हूं, और फिर आपसे भी बात करेंगे उमाशंकर।
अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कल एक अनएक्सपेक्टेड चीज, हालांकि उनकी तरफ से कुछ भी आना अनएक्सपेक्टेड नहीं होता, सबको मान लेते हैं कि वो कुछ भी कह सकते हैं, इसके बावजूद भारत और चीन के मामले में अभी तक कभी मध्यस्थता की पेशकश जैसी कोई चीज नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस चीज को कहा कि वो इस मामले में मध्यस्थता करने को तैयार हैं अगर दोनों पक्ष चाहें। और उसके बाद उनका एक और बयान आया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज नॉट इन गुड मूड। तो दोनों चीजों को लेकर ये लग रहा है कि राजनीतिक जो वर्ग, हमारे जो सत्ता है, उसमें चीन के प्रति एक नाराजगी का भाव है। तो इससे ये बात सामने आती है, एक तो अमेरिका की भूमिका के मद्देनजर आनंद आप क्या समझ रहे हैं इससे, और दूसरा क्या इस बार कुछ स्थिति ऐसी आगे बढ़ गई है जिसकी वजह से प्रधानमंत्री भी बहुत नाराज हैं? नहीं, ये तो एक उनकी अभिव्यक्ति का तरीका है कि प्रधानमंत्री नाराज हैं, मतलब कहने का मतलब कि प्रधानमंत्री चिंतित हैं, प्रधानमंत्री को कई बातें या चीन का जो रवैया रहा है वो अच्छा नहीं लगा है, शायद यह कहने का हो। एक बात इसमें है कि 1962 में भारत चीन युद्ध में मध्यस्थता नहीं, लेकिन जो युद्ध रुका था उसमें अमेरिका का बड़ा हाँ, तो ऐसा नहीं है कि इतिहास नहीं रहा है अमेरिका का। अमेरिका उस युद्ध को में युद्ध विराम करवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। नहीं, युद्ध विराम की तो स्थिति अलग हो गई। मैं इसमें एक बात जोड़ देना चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, मैं इंटरवीन कर रहा हूँ, क्योंकि आज ही सुबह जब ये ट्रंप का बयान वीडियो बयान के तौर पे भी सामने आया, उसके बाद सरकारी सूत्रों ने इस बात से बिल्कुल ही डिनाई कर दिया है कि ऐसी कोई बातचीत हुई है ट्रंप के साथ। ये भी कहा गया है कि जो आखिरी बातचीत राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई वो 4 अप्रैल 2020 को हुई थी, जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के विषय पर हुई थी। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये क्लैरिफिकेशन सरकारी सूत्रों के हवाले से ये ऑलरेडी आ चुका है। ठीक बात है। हाँ आनंद, आप अपनी बात रखो। जो अभी जो है, जो ब्रिंकमैनशिप है, जो उस स्तर तक अभी यह नहीं गया है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे पहले सबसे बड़ा कॉन्फ्रंट्रेशन का या जो आपसी टकराव का मुझे लगता है 2013 का था। वो डोकलम से भी, जहां तक मुझे याद है, डोकलम से भी ज्यादा तीखा टकराव था। लेकिन और मेरे ख्याल से 2014 जब शी जिनपिंग यहाँ थे भारत में, 13 या 14 हो सकता है। जी जी। तो वो था, लेकिन अब जैसे है कि जो चीन का दक्षिणी भाग है उसको लेकर वह काफी उसका अप्रोच दूसरा रहा है, जो उसका उत्तरी भाग है उसको लेकर। लेकिन दोनों जो है, एक मेरे ख्याल से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप को अगर हटा दें तो दो बड़े क्षेत्रीय पावर इतने कम क्षेत्र में आमने सामने पड़ोसी हों, यह जो है ये खुद में एक, अगर आर्थिक मामलों को छोड़ दे तो एक टकराव की स्थिति बराबर बनी रहती है, क्योंकि दो मेजर पावर एक दूसरे के पड़ोसी हैं और दोनों सिविलाइजेशनल स्टेट्स हैं। बहुत हद तक ये जो है एंशिएंट मिडिल किंगडम का जो मिलिट्री टकराव है उस स्तर तक जा चुका है। फिर भी जो अभी यह टकराव है, अभी चीन का अंतिम बयान है कि ये कंट्रोलेबल है, और जो इनकी बैठक हुई है उससे अंतिम जो है कि स्टेबल एंड कंट्रोलेबल स्थिति में है। तो मेरे ख्याल से एक क्लाइम डाउन है, एक जो है स्थिति को सामान्यकरण की ओर ले जाने के लिए ऐसा लग रहा है कि वक्तव्य है कि जो राजनीतिक हल ही निकाला जाए। 2005 में जो एक बॉर्डर डिस्प्यूट कमीशन बना था उसमें बाकी तो जो है एक समानांतर रूप से देखें तो जो आर्थिक संबंध हैं वगैरह ये सब पे काम हुआ, लेकिन वो जो इश्यूज हैं, वो जो मुद्दे हैं वो वहीं के वहीं रहे। जो बॉर्डर डिस्प्यूट कमीशन में कोई खास जो है उसमें प्रगति नहीं दिखी है, जो बॉर्डर इश्यूज हैं उनको सुलझाने का।
जैसा कि उमा शंकर जी अभी बता रहे थे, वो जो है एक बॉर्डर सेटलमेंट का, एक मैप का भी इशू हो सकता है। चीन में और भारत में दोनों में एक परस्पर एक बेचैनी, एक एंजाइटी है, उसको भी लेकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भारत अब कर रहा है। मेटल रोड चाइना की ओर से पहले ही बनाया जा चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो चुका है, लेकिन भारत का पिछले कुछ वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना, वहाँ रोड बनाना, उस वैली के आर पार जो है चीन पर ज्यादा नजर रखने के लिए दूसरे अलग अलग एंगल से अब इसको एक आशंका की स्थिति से देखा जा रहा है। तो ये एक हाइटेंड परसेप्शन बैटल भी हो गया है। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।